गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं क्लास 9th की हिस्ट्री NCERT बुक चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा रहा हूँ और अभी तक मैंने 6 पार्ट्स में वीडियो अपलोड किए हैं इसके। बच्चों, आज हम लोग, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2.1 फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चों, तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से जो फ्रांस का राजा था लुईस 16, उसने टैक्स इंक्रीज़ करने के या नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और उसमें जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो राजा की जो डिमांड, राजा की जो एक टेक्निक थी वोट लेने की, अपने प्रपोजल्स को मनाने की, तो उससे एकदम असंतुष्ट थे। और इसके कारण राजा ने, उन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि जो वोटिंग वो 1 वोट 1 पर्सन होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन राजा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया उनकी डिमांड्स को मानने से। तो जो थर्ड एस्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वॉकआउट कर गए, चले गए। जाने के बाद उन लोग टेनिस कोर्ट ग्राउंड में इकट्ठे हुए। वहाँ पर उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस कर दिया कि हम नेशनल असेंबली है। उसके बाद फिर उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर बाद में थोड़ा सा दंगा फसाद हुआ, बवाल हुआ और राजा जो है अंत में राजा को भी मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा ताकत को। नेशनल असेंबली उसने भी नेशनल असेंबली को मान लिया कि ये नेशनल असेंबली है, ठीक है, और काफ़ी शर्तें मान ली। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। मतलब बच्चों, मोनार्की यानी राजतंत्र। मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन, राजतंत्र। लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक, यानी राजतंत्र तो रहेगा लेकिन वो राजतंत्र संविधान से जुड़ा होगा, यानी मनमानी नहीं चलेगी। जैसे राजा का शासन क्या होता है, राजा के शासन में राजा होता है, एक राजा होता है, उसकी मर्जी से शासन चलता है। वो जो मुंह से बोल दिया और या फिर कलम से कागज़ पे लिख दिया, वही कानून बन गया, है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि एक खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन एक रहता है, ऑलरेडी एक पूरा कानून बना रहता है। राजा उस कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। राजा, ठीक है, आप राजा रहोगे लेकिन आप भी उस कानून को मानोगे, जो संविधान बना है ना, उसको आप मानोगे, उसको फॉलो करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में पूरा कंप्लीट कर लिया, लिख लिया पूरा। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और ये जो नया संविधान बना, इसका मुख्य उद्देश्य था राजा की शक्तियों को सीमित करना, राजा की शक्तियों को कम करना। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. जो शक्तियां थीं वो एक आदमी के हाथ में देने की बजाय बांट दी गईं अलग अलग संस्थाओं में। मुख्य रूप से 3 संस्थाएं बनी। एक लेजिस्लेटर यानी
जो कानून बनाने वाली संस्था है, एग्जीक्यूटिव यानी वो संस्था जो उस कानून को लागू करती है, और तीसरी संस्था है जुडिशरी। अगर कोई कानून बनाने में और कानून को लागू करने में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो जाती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उसको सुलझाने का काम करने वाली संस्था, उसको बोलते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका, जो न्याय दे। तो ये पहले मोनार्की में क्या होता था, सारी चीज़ें, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेटर हो, सब सारी शक्तियाँ एक ही आदमी के हाथ में होती हैं, राजा। वही कानून बनाता है, वही कानून लागू करता है, और अगर कोई विवाद होता है तो फैसला भी वही देता है। तो नहीं, संविधान ने इसके लिए 3 अलग अलग संस्थाएं बनाई और जो शक्तियां हैं वो तीनों में बांट दी गई। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस प्रकार फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, मतलब एक ऐसा राजतंत्र जो संविधान के अनुसार काम करना शुरू करने वाला था। ठीक है, अब ये फिगर नंबर 7 में जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है इसको दिखाया गया। देखो ये, इसको देखो आप, इसको आप समझ जाओगे कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ जाओ। देखो एग्जीक्यूटिव के नीचे किंग है, यानी कानून को लागू करने वाला और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला, प्रशासन करने वाला कौन है, राजा, किंग। ठीक है, अब राजा को कंट्रोल कौन करेगा, नेशनल असेंबली, जिसमें कि 745 मेंबर्स हैं। 745 मेंबर्स हैं, है ना, ये जो है राजा को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और जो लेजिस्लेटर है, और ये नेशनल असेंबली को लेजिस्लेटर का दर्जा दिया गया, यानी कानून बनाने वाला। लेजिस्लेटर 2 लोगों को कंट्रोल करेगी, एक तो राजा को कंट्रोल करेगी, दूसरा मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों को कंट्रोल करेगी। ठीक है, लेकिन राजा को वीटो पावर दिया गया है। राजा को वीटो पावर नहीं दिया गया है, बल्कि नेशनल असेंबली को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर, ये वीटो, जैसे मान लो राजा ने अपने मन से कोई फैसला लिया, कोई अपने मन से कानून बना दिया, अगर नेशनल असेंबली को वो कानून सही नहीं लगता तो नेशनल असेंबली उसको वीटो कर सकती है, यानी इनकार कर सकती है मानने से, कि नहीं मानेंगे, ये कानून नहीं लागू होगा। ठीक है, अब देखो नेशनल असेंबली कैसे बनेगी, उसको वोट देंगे इलेक्टर्स यानी 50,000 पुरुषों का एक समूह पूरे देश से चुने जाएंगे। ठीक है, 50,000 पुरुष, पूरे फ्रांस से 50,000 पुरुष जो हैं वो चुने जाएंगे, और ये 50,000 पुरुष जो है मिल करके 745 सदस्यों को, मेंबर्स को चुनेंगे अपने में। ठीक है, अब ये 50,000 जो पुरुष हैं, सिर्फ पुरुष, यहाँ इसमें महिलाओं की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये कैसे चुने जाएंगे, तो इनको चुनेगा कौन, नीचे दिया हुआ है एक्टिव सिटीजन्स। 2 तरह के सिटीजन हैं बच्चों, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। तो पैसिव सिटीजन वो हैं जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। इनमें लगभग 3 मिलियन मैन, है ना, 3 मिलियन पुरुष, और जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और वो लड़के या लड़की जो 25 साल की एज से कम के हैं, ये सब पैसिव सिटीजन है, यानी इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था उस समय। ठीक है, और एक्टिव सिटीजन यानी जिनको वोट डालने का अधिकार, एंटाइटल्ड टू वोट, यानी जिनको वोट डालने का अधिकार है, मिला था। तो ये लगभग 4 मिलियन की संख्या में, है ना, पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, यानी 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोग जिनको एक्टिव सिटीजन यानी वोट डालने का अधिकार मिला था। ये उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 1791 में जो संविधान बना उसमें
नेशनल असेंबली को ये ताकत दी गई कि वो देश के लिए कानून बना सकती है, और ये नेशनल असेंबली जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। यानी आम जनता ने, आम वोटर ने इसको नहीं चुना था, आम जनता ने 50,000 पुरुषों को चुना और उन 50,000 पुरुषों ने आपस में 745 मेंबर की नेशनल असेंबली को चुना। ठीक है। नॉट ऑल सिटीजन, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन द टर्न चूज द असेंबली। यानी ये मैंने बताया, नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन, यानी सिर्फ पुरुष, अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, वो पुरुष जिन्होंने 25 साल की उम्र पूरी कर ली है या उससे ऊपर हैं। और दूसरी शर्त, who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizen। यानी ऐसे पुरुष जो 25 साल से ऊपर के हैं, 25 साल या उससे ऊपर के हैं, और दूसरा जो कि सरकार को टैक्स देते हैं, कम से कम इतना टैक्स, एक मजदूर जो 3 दिन काम करके मजदूरी कमाएगा, एक मजदूर जो 3 दिन काम करके जितनी मजदूरी कमाएगा उतना टैक्स अगर कोई नागरिक भरने की क्षमता रखता है तो उसे एक्टिव सिटीजन का दर्जा मिलता था और वही एंटाइटल होता था वोट डालने का, यानी वोट डालने का अधिकार उसी को मिलता था। द रिमेनिंग मैन, और जो बच गए ऐसे पुरुष जो 25 या 25 से ऊपर के हैं लेकिन सरकार को टैक्स नहीं देते, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था, उनको पैसिव सिटीजन कहा गया था। ठीक है। और ऑल वीमेन, और सारी महिलाएं, किसी भी महिला को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। यानी आप अगर एक इलेक्टर बनना चाहते हैं, वो जो 50,000 पुरुषों के ग्रुप में जाना चाहते हैं या फिर असेंबली के मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सरकार को देने वाले होना चाहिए। यानी जो जितना ज़्यादा टैक्स देगा उसकी उतनी ही वैल्यू मानी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था थी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो फ्रांस का नया संविधान बना 1791 में, 1791 में, उसकी शुरुआत हुई एक घोषणा पत्र से, जो घोषणा पत्र था कि पुरुषों के और नागरिकों के अधिकार, पुरुषों के और नागरिकों के अधिकार, यानी महिलाओं को मतलब उस लायक भी नहीं समझा गया कि उनके भी कोई अधिकार होते हैं। सिर्फ है ना, लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स, तो ये अधिकार क्या थे? सच एज द राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन विचारों की स्वतंत्रता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर, वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स, यानी इन अधिकारों को कहा गया कि ये प्राकृतिक हैं। ठीक है, ये अधिकार प्राकृतिक हैं और इन अधिकारों को किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। बताया मैंने कि मतलब ये ऐसे प्राकृतिक अधिकार हैं जो हर मनुष्य को जन्म से ही मिल जाते हैं और इन अधिकारों को किसी भी अवस्था में उस मनुष्य से वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है,
इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक नागरिक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करे। ये काम किसका है? सरकार का। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये सोर्स सी में दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें देखो पूरा दिया हुआ है, इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? फर्स्ट है, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, है ना। पुरुष जिसका जन्म हो गया है वो स्वतंत्र रहेंगे, आज़ाद रहेंगे और बराबर के अधिकार उनको मिलेंगे, सबको, बिना किसी भेदभाव के। सेकंड है, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन। कोई भी राजनीतिक संगठन हो, यहाँ पर राजनीतिक संगठन का मतलब सरकार से है, कि कोई भी किसी भी तरह की सरकार हो, है ना, उसको उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो मनुष्य के, यानी पुरुषों के, यहाँ पर तो पुरुष है, राइट्स ऑफ मैन, पुरुषों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करे। ठीक है, दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। और ये अधिकार क्या है? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन यानी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो आप रेजिस्ट कर सकें, यानी उसका विरोध कर सकें, ये अधिकार भी आपको मिलेगा। थर्ड है, द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपुल। यानी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, वो राष्ट्र के पास रहेगी, है ना। मतलब जो फ्रांस है, जो हमारा राष्ट्र है, वो अपने मामले में स्वयं डिसीजन लेगा, है ना। कोई ऐसा संगठन या कोई व्यक्ति विशेष किसी भी अवस्था में देश के लिए अधिकारी नहीं बन सकता जब तक कि आम नागरिकों की सहमति ना हो। यानी आम नागरिकों की सहमति के बिना कोई समूह या कोई व्यक्ति देश के लिए कोई अथॉरिटी नहीं बन सकता, देश के लिए कोई फैसला नहीं ले सकता। यानी देश, कहने का मतलब ये, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि देश के लिए फैसला वही व्यक्ति लेगा जिसको नागरिकों ने चुना हो। ठीक है। फोर्थ है, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता वहीं तक, स्वतंत्रता की जो शक्ति है वो वहीं तक सीमित है जब तक कि वो दूसरों के लिए हानिकारक न बने। यानी अगर आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को हानि पहुंचाएं। ठीक है, इंजोरियस टू अदर्स, दूसरों के लिए आप घातक नहीं हो। अगर आपकी स्वतंत्रता दूसरों के लिए घातक है तो आपको वो लिबर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि मान लो कोई अपराधी है जो लोगों की हत्या करता है। ठीक है, अगर वो कहे कि भाई संविधान में तो लिखा है कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, घूमने फिरने का स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमको भी मिलना चाहिए, नहीं, उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता दूसरे लोगों के लिए घातक हो सकती है,
तो इस कंडीशन में उसका अधिकार नहीं होगा स्वतंत्रता का, ठीक है। फिफ्थ है, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। कानून के पास ये अधिकार रहेगा कि वो इस तरह के काम, किसी व्यक्ति के इस तरह के काम को फॉरबिड करे, यानी मना करे, है ना, रोक लगाए, जो कि समाज के लिए घातक हो, समाज के लिए नुकसान हो। समाज के लिए नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी काम को कानून रोक सकता है, ठीक है। सिक्स्थ है, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। लॉ एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो सामान्य इच्छा पर आधारित है, सामान्य इच्छा पर आधारित है। एक ऐसी अभिव्यक्ति, कानून एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो सामान्य इच्छा पर आधारित है। कहने का मतलब बड़ी बहुत ही मतलब गहरी लाइन है ये, बच्चों समझो इसको। कहने का मतलब कि कोई भी कानून किसी एक आदमी के मर्जी का नहीं होता। अगर कोई कानून बनता है तो उसमें लोगों की भागीदारी होती है, यानी लोग उसमें भागीदारी देते हैं, है ना, या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। अगर कानून बन रहा है, कोई कानून बन रहा है, तो वो किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं बन रहा है। उसमें जो सामान्य जनता है, जितने भी नागरिक हैं, या तो वो व्यक्तिगत रूप से डिस्कशन करके, आपस में बातचीत करके कानून बनाए, या अगर उनके पास समय नहीं है या उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को चुने कि भाई हमारे तरफ से आप जाइए, डिस्कशन करिए, डिबेट करिए और कानून बनाइए, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि कानून सामान्य जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। यानी कहने का मतलब जो नागरिक होते हैं, साधारण नागरिक जो होते हैं, जन सामान्य जो होता है, वही कानून बनाते हैं, ठीक है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट, और सभी नागरिक, इसीलिए सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है बेटा। सेवेंथ है, नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। जब तक कि कानून नहीं कहता या कानून इस बात की जांच नहीं कर लेता, तब तक किसी भी आदमी को अपराधी न तो घोषित किया जाएगा, न उसे गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसे जेल में बंद किया जाएगा, जब तक कि लॉ ऐसा डिटरमाइन न करे, यानी कानून इस बात की परख जांच न करे। 11th नंबर दिया हुआ, 7 के बाद डायरेक्ट 11 नंबर दे दिया है बच्चों। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। हर नागरिक बोल सकता है आज़ादी से, लिख सकता है आज़ादी से, और लिखे हुए को छपवा सकता है ना। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। हाँ, लेकिन अगर कानून के वो जो आपको आज़ादी मिली है ना, तो उस आज़ादी में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अपनी बोलने से, अपने लिखने से या अपने किसी लिखे हुए चीज़ को छपवाने से अगर समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है तो कानून उसकी जांच करेगा। यानी ये स्वतंत्रता आपको तभी तक मिली है जब तक कि वो अब्यूज़ साबित ना हो, ठीक है, यानी वो समाज के लिए गलत साबित ना हो। 12th है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion of their means. शासन चलाने के लिए और शासन के जितने खर्च हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक है कि एक सामान्य टैक्स, कर
वो होना चाहिए, ठीक है। और ये हर नागरिक पे बराबर बराबर होना चाहिए, इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स, यानी उनके पास जितने साधन हैं उसके अनुसार उनको टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। 17th है, सिंस प्रॉपर्टी इज अ सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट। यानी चूंकि संपत्ति एक पवित्र और ऐसा अधिकार है जिसका हनन, इनवॉयलेबल यानी जिसका हनन नहीं किया जा सकता, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी को भी संपत्ति के अधिकार से बेदखल नहीं किया जा सकता, ठीक है, तब तक जब तक कि कानूनी रूप से, ठीक है, या लोगों की आवश्यकता के अनुसार ऐसा करने की जरूरत पड़े, ठीक है। इन दैट केस अ जस्ट कॉम्पेंसेशन मस्ट बी गिवन इन, मतलब अगर लोक हित में, जनहित में, लोगों के हित में, सार्वजनिक हित में यदि किसी की संपत्ति ली जाती है या किसी को संपत्ति से मरहूम किया जाता है, हटाया जाता है, तो उस केस में उसको एक मुआवजा, कंपेंसेशन दिया जाएगा, बदले में उसको कुछ दिया जाएगा कि भैया तुम्हारी संपत्ति ली जा रही है, तुम्हारा मकान लिया जा रहा है, तुम्हारी ज़मीन ली जा रही है, वो भी क्यों ली जा रही है? सार्वजनिक हित में, सभी लोगों के कल्याण के लिए आपकी संपत्ति की ज़रूरत है, लेकिन हम आपकी संपत्ति लेंगे, ज़मीन मकान लेंगे, तो बदले में आपको उचित मुआवजा, बदले में उचित पैसा आपको दिया जाएगा। जैसे इसका सिंपल सा है, सरकार जैसे रोड बनाती है, सड़कें बनाती है, रेलवे पटरी बिछाती है, रेलवे लाइन बिछाती है, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह डालती है तो लोगों की ज़मीनें जाती हैं, बांध वगैरह बनाती है तो लोगों की ज़मीनें जाती हैं, सरकार ले लेती है लोगों की ज़मीन, तो बदले में सरकार मुआवजा भी देती है, पैसा भी देती है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है बच्चों इसका मतलब। बच्चों इस तरह से ये जो आपने ये समझा, जो 1791 में जो फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कौन कौन सी बातें थीं, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो इतना ही, ठीक है। इसके बाद कल हम जो है ये नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन। ये वाला तो हो गया था, अब हम आएंगे यहाँ पे थर्ड, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी उसके बाद फ्रांस में पूरी तरह से राजतंत्र की समाप्ति हो गई और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया, ठीक है बच्चों। आज का 28 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक। ओके बच्चों, गुड नाइट।